जय हिंद। आज हम लोग जय प्रक्रम के दूसरे पार्ट में हैं और आज हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधे में जो पोषण होता है वह किस प्रकार से होता है। इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो में हमने जाना था कि जय प्रक्रम के आधार पर हम लोगों ने पेड़ पौधों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि पोषण कितने प्रकार से होते हैं। उसमें स्वपोषण और परपोषण दो विधियां, और स्वपोषण का ही एक अंग था स्वपोषण और दूसरा अंग था परपोषण। तो आज हम लोग स्वपोषण में एक ही चीज आते हैं जो आप लोग को पहले ही पता है कि सिर्फ पेड़ पौधे कहाँ आते हैं, स्वपोषी जीव में आते हैं। तो उसी पेड़ पौधे में पोषण किस रूप में ग्रहण होता है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। और हमको पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना भोजन तैयार करते हैं या अपना भोजन मतलब रेडी करके पूरे भाग में उसको फैलाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। आइए देखते ध्यान से। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहां होती है? शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? तो ये पेड़ों की पत्तियों का ही एक अंग है, एक भाग है जो मतलब जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और देखिएगा कि पत्तियों के पहली सेड एवं स्पंजी पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। अभी हमने चर्चा किया था कि क्लोरोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पत्तियों के पहली सेड एवं स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच एकदम भरा होता है ना। जो महीन महीन पत्ती होता है ना, हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां, उसके भीतर की रचना है ये पहली सेड एवं स्पंजी। स्पंजी मीन्स फैलने वाला। आप लोग को समझ ना, रसगुल्ला खाते होंगे स्पंज का रसगुल्ला, या फिर हम लोग जो सीट वगैरह पे बैठते हैं तो अप डाउन होता है, तो पेड़ की जो पत्तियां होती है वो इतना तो जंप नहीं कर पाती है, बहुत महीन होती है वो सभी। उन सब के बीच क्या भरे होते हैं? अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही शुरू से अंत तक, क्लोरोप्लास्ट में ही शुरू से अंत तक क्या पाया जाता है? क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इनके कार्य एवं संरचना दोनों जटिल होते हैं। किनके कार्य? तो क्लोरोप्लास्ट में जो काम होता है वो और उनकी जो संरचना होती है दोनों बहुत जटिल होता है। जटिल कहने का मतलब आसानी से नहीं समझ आने योग्य, उसी बात को क्या कहते हैं? जटिल कहते हैं। तो इनके कार्य एवं संरचना दोनों कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? तो स्पंजी पैरेन्काइमा एवं पहली सेड के बीच में होता है। ढेर सारा क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल को तो पहचान में करते होंगे, पर ही चर्चा किए हैं। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित, वही ना जी? हाँ, थैंक यू, पर्णहरित। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट समेत क्लोरोफिल शामिल करके जो पत्ती में होता है उसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। तो क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश संश्लेषी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। अगर वहां पर आपका क्लोरोप्लास्ट पहला ऑप्शन है तो वही सही होगा, और नहीं तो अगर पत्ती दे दिया तो पत्ती में तो सब कुछ होबे करता है। आगे बढ़े, अगर पहले ये दे देगा तो ये सही हो जाएगा। कौन? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो हरित लवक की बात करेगा। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है और प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? पेड़ पौधों की पत्तियों में। तो उसी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग, या पत्तियों को भी कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। और क्लोरोफिल के कारण अर्थात हरित लवक, पर्णहरित, क्लोरोफिल और हरित लवक तीनों एक ही चीज है। ठीक है, तीनों एक ही चीज के नाम है। तो इस हरित लवक को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक। अंग नहीं कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को भले आप कहिए अंग, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अंगक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगक। और आप लोग को बखूबी मालूम है कि क्लोरोफिल जो होता है
वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। वो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, खींच करके रख लेता है, जिसके कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां तक स्पष्ट हो गया? क्लियर है? रिवीजन भी करना है? ठीक, नहीं हो गया? ओके, आप लोग का ओके हो जाएगा। समझ में आए तो वीडियो पे जरूर कमेंट करेंगे समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्तियों की रचना कैसी होती है? आप लोग अपने आसपास बहुत तरह की पत्तियां देखते होंगे। कुछ पत्तियां बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो आज हम लोग पत्तियों की रचना के बारे में जानेंगे। तो बाह्य त्वचा, तो हर चीज का बाह्य त्वचा हम लोग का देखते हैं। ये बाह्य त्वचा, ये नहीं, ये तो शर्ट है, उसके अंदर ये वाला बाह्य त्वचा था। बाह्य त्वचा, बाहरी त्वचा में क्या होता है? रंध्र, जिसको वायु रंध्र भी कहते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, सर अगर बायोलॉजी पढ़ाए होंगे, जीव विज्ञान पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाते होंगे कि पत्तियों में वायु रंध्र होते हैं। उसी को रंध्र कहते हैं या उसी को अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अस्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या अस्टोमाटा। और उसी को एपिडर्मिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। वो जो छेद होता है ना पत्तियों में, जल को अवशोषण करने के लिए होता है। वो जो छेद होता है ना, वो CO2 ऑब्जर्व करने के लिए भी होता है। अरे बात समझ में? और हम लोग जो अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, उस स्प्रे को वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है ना। हम लोग ये क्या डालते हैं? कीटनाशक डालते हैं या उसको फायदा जो होता है वो सब वगैरह स्प्रे करते हैं, तो देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है उसको। तो वो उसी रंध्र की मदद से करता है। पेड़ पौधा में जो छेद होता है, छेद समझते हैं? पत्ती वाला, पत्ती में जो रंध्र होता है उसी से क्या करता है? ऑब्जर्व, ग्रहण कर लेता है। तो वो बाह्य त्वचा पे उसके क्या पाया जाता है? रंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं, और उसी को एपिडर्मिस कहा जाता है। ये जो उसको ग्रहण करने का क्षमता, वो जो नियंत्रण करता है, नियंत्रण कौन करता है? द्वार कोशिकाएं। उस जो वायु रंध्र को कंट्रोलिंग बात होती है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? वायु रंध्र को कंट्रोल कौन करता है? तो वायु रंध्र को कंट्रोल करता है द्वार कोशिकाएं। कौन करता है? द्वार कोशिकाएं, या इसी को गार्ड सेल्स कहा जाता है। क्या करता है? क्या कहा जाता है? गार्ड सेल्स कहा जाता है। और इसकी ग्रहण विधि क्या है? ग्रहण विधि मतलब कि ये जो हमारे पेड़ पौधे के पत्तियां हैं, उसमें जो रंध्र होता है वो किस विधि से ग्रहण करता है? तो ग्रहण विधि होती है विसरण विधि। और विसरण आप लोगों को कल बढ़िया से समझा दिए हैं कि विसरण मतलब क्या होता है। वो जो हल्का हल्का आता है, मतलब कि यार तो उसको पसीज के आता है, उसी को विसरण कहते हैं। आराम से आएगा। तो ये जो पेड़ पौधे के वायुरंध्र होते हैं, ये जल को या हवा को कैसे ग्रहण करते हैं? तो विसरण के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसी विसरण को डिफ्यूजन भी कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तो विसरण की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? विसरण की क्रिया को कंट्रोल अस्फीति करता है। कौन करता है? अस्फीति उसके द्वार के पास होता है, उसी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको? वायु रंध्र को, कि वो कब ग्रहण करेगा और कब छोड़ेगा। उसका कंट्रोलिंग पावर द्वार कोशिकाओं के पास होता है, जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये विसरण विधि को एक्सेप्ट करता है, यानी कि किस विधि द्वारा पत्तियां किस विधि द्वारा जल को या हवा को एब्जॉर्ब करती है? तो विसरण विधि द्वारा। डिफ्यूजन इसी को कहा गया है, जो कि अस्फीति से नियंत्रित होता है। आगे बढ़ा जाए। अब देखेंगे कि क्या होता है जब उस रंध्र में क्या होता है, जब द्वार कोशिकाएं जल अवशोषित कर लेती हैं। जब द्वार कोशिकाएं जल को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। जब द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेती हैं तो वो फूल जाती हैं। क्या होती हैं? फूल जाती है। कोई भी चीज आदमी खा लेगा तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है ना, तो वही क्या होता है, जब पत्तियां जो होती हैं वो जल को अवशोषित कर लेती हैं तो उसका रंध्र क्या होता है? फूल जाता है। क्या होता है? रंध्र फूल जाता है और खुल जाता है। सॉरी, हाँ, ये तो फूल ही जाता है और रंध्र क्या होता है? उस स्थिति में खुल जाता है और निकलने पर वही चीज बंद हो जाता है। तो जल अवशोषित जब करेगा पत्ती जब जल अवशोषित करेगा तो वायुरंध्र खुल जाएगा और वो हवा को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब जल बाहर निकल जाएगा, बस वो रास्ता क्या होगा? बंद हो जाएगा, वायुरंध्र मेरा बंद हो जाएगा। आगे बढ़े। कोई दिक्कत समझने में? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग को पहले भी होगा मालूम कि सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश उसको जरूरी है, दूसरा बात जल जरूरी है, और तीसरा बात CO2 जरूरी है, और चौथा बात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे कि पर्णहरित दिया हुआ है, इसी पर्णहरित को बार बार बता रहे हैं, पर्णहरित को ही हरित लवक, पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। तो पर्णहरित, क्लोरोफिल, इसी को हरित लवक कहते हैं। CO2 होना चाहिए, H2O यानी जल होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और इसी क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी इकाई। तो आप लोग को पहले भी बताए थे कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते किसको हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई तो जिसकी मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या जिसकी क्षमता से हो जाता है उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी इकाई कहेंगे। तो कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है? क्लोरोफिल। और ऊपर में 2-3 और है ना कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। और अंगक कौन होता है? तो हरित लवक। हरित लवक ना समझता है, क्लोरोफिल। आगे देखिए, अब जल की बात करेंगे। यहां पर मौजूद जो भी विद्यार्थी हैं और आप वीडियो जो देख रहे हैं, लगभग 98% स्टूडेंट हैं जो किसान के बाल बच्चे हैं। तो सब लोग देखते होंगे कि पापा या फिर कि दादा भैया जो भी होंगे वो लोग खेतों में सिंचाई करते हैं और कहते हैं कि अभी खेत में हाल नहीं है, इसके लिए सिर्फ पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिएगा तो हाल हो जाएगा और फसल ठीक ठाक रहता है। तो पहला उद्देश्य तो ये होता है कि अगर पानी डालते हैं तो उसमें जो कीड़ा वगैरह जो होता है उसको जड़ को खाने वाला वो बाहर निकल जाता है, भाग जाता है या मर जाता है। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि वो जल डालने पर जो मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, ये सब पेड़ पौधे में 2 अंग होते हैं, उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो जल डालने का उद्देश्य क्या होता है कि मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सभी के सभी जाइलम की मदद से ऑब्जर्व होके पत्ती तक पहुंचे। कहां पहुंचे? पत्ती तक पहुंच जाए। किसमें? कैल्शियम। तो क्या लगता है खाली इंसाने को हड्डी मजबूत करना है? पेड़ पौधा को नहीं जरूरी है? पेड़ पौधा को भी कैल्शियम जरूरी है। हड्डी तोड़ देगा किसका? चुप रहो, हल्ला नहीं करो, पढ़ाई करो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये सब किसकी मदद से? जाइलम। जड़ से उठा के छिप तक पहुंचाएगा तो वो कि जो उसका तंत्र होगा उसे जाइलम कहते हैं। और जो पत्ती से बना हुआ खाना उठा के जड़ तक सबको बांट देगा उसे फ्लोएम कहते हैं। ये पेड़ पौधे में 2 अंग है, याद रखिएगा। परिवहन के लिए पेड़ पौधे में 2 अंग, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जड़ से खनिज लवण जो आपको अभी बता रहे हैं, जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा इत्यादि को क्या करता है? ऑब्जर्व करके, मिट्टी से ऑब्जर्व करके पूरे पेड़ तक पहुंचाता है। आगे देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश, ये जल तो आवश्यक होता ही है, इसी में आ गया, जल में आ गया। सूर्य का प्रकाश, तो आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक अंग होता है सूर्य का प्रकाश। यहां रहते खड़ा ठीक रहेगा, ठीक है? सूर्य का प्रकाश। तो वैसा पेड़ पौधे में भी कुछ प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की मौजूदगी में होते हैं और कुछ गैर मौजूदगी में होते हैं। तो जैसा कि आपको कल प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन बता दिए थे कि CO2 और H2O वगैरह मिल करके जो हम लोग का क्या बन गया था? ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन बन गया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि वो सारी घटनाएं कहां हो रही थी? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। तो प्रकाश संश्लेषण का बहुत सारा अंग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है प्रकाश संश्लेषण में ही कि जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग सोचिएगा कि दिन भर खा के पेड़ रात भर आराम करता है, वो जानवर थोड़े है कि क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करेगा। पेड़ पौधा है तो वो जो दिन भर में ये बनाता है, क्या ग्लूकोज बना के रखता है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अप्रकाशिक अभिक्रिया, यानी वैसी प्रकाश संश्लेषण का ही वैसा अंग जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये रात में ज्यादातर होती है। तो जो उत्पाद बनाता है, जो ग्लूकोज बनाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके उसका क्या करता है? अपचयन कर लेता है। क्या कर लेता है? अपचयन करता है। तो ये घटनाएं जो होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। पेड़ पौधा
रात्रि के समय या जिस दिन सूरज नहीं निकलता है, रात्रि के समय तो रेगुलर में समझ लीजिए कि वो रेगुलर की बात कर रहा है। रात्रि के समय भी क्या कहता है, पेड़ पौधा जो दिन भर वो जमा करके रखता है ना ग्लूकोज, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर तोड़ देता है और उसको पचा लेता है। कोई दिक्कत? आगे अब आते हैं हम लोग पर पोषण। पर पोषण को जैसे ही देखते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ये तो स्व पोषण, तो मतलब कि मोदी जी का आदमी है, आत्मनिर्भर व्यक्ति, और ये क्या है, ये परपोषी है, अर्थात इसको खाने पीने के लिए, इसको जो भी अपना काम होगा उसको करने के लिए खुद पर नहीं किसी और पर डिपेंड रहना होगा। कल ही आप लोग को चर्चा किए थे कि पेड़ पौधे को छोड़ करके जो भी सारे जीव जंतुएं हैं वे सभी के सभी क्या हैं, परपोषी हैं। तो आइए बात करेंगे आज हम लोग परपोषी की। तो यहां देखेंगे कि परपोषण क्या हुआ कि वैसा जीव जो अपने खाने पीने के लिए, खाना पीना करेगा वही ना होगा उसका पोषण, तो जो खाने पीने के लिए क्या करता है, किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, खुद पे नहीं रहता है, वो दूसरे जीव पर मतलब कि निर्भर रहता है। परपोषण की मतलब पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि वह किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है। क्या रहता है, अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, मतलब खुद नहीं कर पाता है। तो क्या एक ही रीजन है कि अगर क्लोरोफिल रहेगा तो खुद कर लेगा। हाँ, तो तुमको इंजेक्शन डलवा देंगे, हल्ला बहुत करता है क्लास में, शांत रहो, क्लोरोफिल का इंजेक्शन डलवा देंगे। हाँ, तुम भी करेगा प्रकाश संश्लेषण। चलो पढ़ाई करो। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, बल्कि किसी न किसी रूप में वह अन्य स्रोतों पर आश्रित रहता है, उसे कहते हैं परपोषण। उस विधि को क्या कहते हैं, परपोषण विधि। क्लियर है? तो पेड़ पौधा को छोड़कर लगभग सभी जीव, लगभग क्या सब जीवे क्या है, परपोषी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्वपोषण में जीव क्या करता है, तो स्वपोषण में जीव सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अकार्बनिक अणु बनाता का संश्लेषण करता है। सॉरी, स्वपोषण जो पेड़ पौधे करते हैं, क्या करते हैं जीव, सरल अकार्बनिक अणुओं, सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण कर लेते हैं। सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। और परपोषण में जीव क्या करता है, तो स्वपोषण में क्या होता है, तो सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण करते हैं। और परपोषण में जीव जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं। परपोषण में जीव जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण कर देते हैं, परपोषण में। और स्वपोषण में क्या करते हैं, तो सरल अकार्बनिक अणुओं को जटिल कार्बनिक अणुओं में संश्लेषण कर देते हैं या उससे संश्लेषण कर लेते हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण का पहला रूप होता है मृतजीवी पोषण। क्या होता है, मृतजीवी पोषण। परपोषण का 3 रूप होता है। पहला रूप होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मृतजीवी पोषण कहते किसको है, तो वैसा जीव जो अपने मतलब जो अपने खाने पीने या अपने पोषण के लिए क्या करता है, किसी मरे हुए जीव पर आश्रित रहता है ना, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। उस पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। और जो मृतजीवी पोषण के तहत अपना पोषण ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मृतजीवी। कोई दिक्कत समझने में? तो मृतजीवी पोषण के तहत कौन कौन आता है, कवक आता है, बैक्टीरिया आता है तथा कुछ प्रोटोजोआ आता है। कुछ प्रोटोजोआ को कहां रखा गया, मृतजीवी पोषण में रखा गया है। उसके बाद देखिएगा, मृतजीवी पोषण ग्रहण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। लो, अभी समझा रहे थे, अभी आ गया कि मृतजीवी पोषण जो ग्रहण करते हैं, जो मृतजीवी पोषण ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी। क्या कहा जाता है, वैसे जीव को क्या कहा जाता है, मृतजीवी। क्या कहा जाता है, मृतजीवी। और मृतजीवी बहुत जरूरी है। अगर कोई जानवर मर गया है या फिर या यदि कोई जानवर मर गया या फिर कोई पेड़ पौधे हो गए, उसको मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, यही मृतजीवी करता है। इसका काम, इसी को अपघटक कहा जाता है।
इसी को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। कोई दिक्कत समझने में यहां तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। परजीवी पर पोषण में 3 विधि। पहला विधि में मृतजीवी पोषण और दूसरा है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। तो वैसा जीव जो अपना भोजन, अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी न किसी रूप से दूसरे पर, एक मरे हुए जीव जंतु पर आश्रित रहा तो मृतजीवी कहलाया, और किसी पर आश्रित है तो उसे कहेंगे परजीवी पोषण। कोई दिक्कत? तो परजीवी पोषण में जो मतलब जो परजीवी पोषण को पालन करते हैं या जो उसके तहत अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। क्या कहते हैं उन्हें? परजीवी। और जो परजीवी वाला पोषण ग्रहण करता है उसी विधि को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में कौन कौन है? कवक है, देखेंगे यहां भी कवक है, यहां भी कवक है। जीवाणु, कुछ पौधे जैसे कि अमरबेल, देहात में इसको अमरलत्ती कहा जाता है। एकदम पेड़ पे पूरे ऊपर पेड़ को क्या करता है? ढक लेता है। एकदम उसका जरूर का पता नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं डाली में सटा हुआ रहता है और डाली से ही क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। मतलब जड़ वाला काम वो मतलब कि डाली से कर लेता है। फिर गोल कृमि है, हुकवर्म है, एंट अमीबा है, हिस्टोलिटिका है, मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी समझ में करते हैं? नहीं समझते? मादा एनाफिलीज काट लेता है मलेरिया ने, तो उसके परजीवी जो होते हैं यहां से उठा के वहां भेज देते हैं। ये सभी का सभी क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परजीवी कहलाएंगे। अब देखेंगे प्राणी संपोषण। यहां तक समझ गया? चलिए ठीक है। प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव क्या करता है? मतलब जो दूसरे जीव की पोषण ग्रहण करने की विधि है उसी विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण वो भी कर लेता है। और पोषण की इसी विधि को कहा जाता है प्राणी संपोषण। क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषण। और प्राणी संपोषण विधि से अपना पोषण करने वाले जीव कहलाते हैं प्राणी समभोजी। क्या कहलाते हैं? प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी कौन कौन है? अमीबा है, और कहीं अमीबा आया है? नहीं ना। मेंढक है, मेंढक को देखते हैं हम लोग, मांस वो खाता है, टिड्डा विड्डा को पकड़ के खाता है। और मनुष्य को तो पता ही है ना, लोहा लक्कड़ छोड़ के सब कुछ खा लेता है मनुष्य। कौन? चाइनीज। उसका बात मत करो, अभी वीडियो बन रहा है। कहता है मनुष्य चाइनीज कीड़ा मकोड़ा बच्चे, चाइनीज सब कुछ तुमको खा जाएगा चाइनीज। समझ रहा है? कुत्ता खा जाता है तो तुम लोग किसका लिखा है? कौन टेक्सिक मसाला है? इंसानों खा जाएगा ऊपर, कोई ठीक नहीं है। आगे बढ़ो। चाइनीज कहता है चाइनीज कुछ खा लेता है, ऑक्टोपस भी खा जाता है, केकड़ा, बिच्छू खा जाता है तो समझ जाओ। साबुत तो बड़ा दूर की बात है, बिच्छू खा जाता है, वो लोग भुंजा भुंज के खा जाता है चाइना मत जाना कभी, तुमको भी खिला देगा। आगे बढ़िए। सब प्राणी संपोषण में मनुष्य आता है, उसी में खा लेगा, तुमको खिलाएगा। चलो आगे बढ़े। तो प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण यानी कि जो प्राणी संपोषण विधि द्वारा, जैसे सामने वाला जीव ग्रहण कर रहा है उसी विधि से हम भी ग्रहण कर लेंगे तो उस मतलब वही विधि क्या कहलाएगी? प्राणी संपोषण विधि। और जो जीव प्राणी संपोषण विधि का पालन करते हुए अपना पोषण ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संभोजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणी संभोजी। फिर देखेंगे ये कौन है? अमीबा है, मेढक है, मनुष्य इत्यादि जो भी है, मैमिलिया वर्ग के लगभग इसी में है। स्वपोषण यहीं तक खत्म हो जाता है, पर पोषण यहां से शुरू होता है। 3 विधि है इसके, हम लोग सबके बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे जंतुओं में पोषण। कल हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। आज हम लोग जंतु में, कुछ जंतु हैं जिसका जानना आवश्यक है, एग्जाम्स में दे देता है। तो आज सबसे पहले जानेंगे जंतु में हम लोग अमीबा के बारे में। तो ये हालांकि बहुत सूक्ष्म जीव है, आंख से नहीं दिखता है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। कल एक बच्चा हमको मैसेज किया कि सर माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। बोले हम खुद बोल रहे हैं, तुम वीडियो देखो स्थिर से। वीडियो देखता है जल्दी जल्दी क्या समझेगा? वही देखो, अमीबा बहुत छोटा जीव है। तो ये कैसा जीव है? तो ये प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव, अर्थात ये प्राणी समपोषण विधि से अपना पोषण ग्रहण करता है। आगे देखेंगे यह कैसा है? तो मृदु जलीय है, मट्टी में भी और पानी में भी हर जगह रहता है।
और ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? तो इतना छोटा है तो ये बहुकोशिकीय हो नहीं सकता, ये एक कोशिकीय जीव है। तो मतलब अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और एक सवाल और आता है कि किसमें से किसका आकार निश्चित नहीं होता है? तो अमीबा का निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित आकार का होता है। कौन? अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है, प्राणी समपोषी जीव है। पहली बात वो प्राणी समपोषी जीव, और उसके बाद वो एक कोशिकीय जीव है। कौन? अमीबा। और उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे वो मृदु जलीय, मट्टी पानी हर जगह मिल जाता है, और इसका आकार फिक्स नहीं होता है। तो अमीबा का जो आकार होता है वह कूटपादों पर निर्भर करता है। कूटपाद है ना, जब वो भोजन को नजदीक देखता है वह कूटपाद की मदद से उसको चारों तरफ से घेर करके एक भोजन रसधानी का निर्माण कर लेता है, और मतलब कि निर्माण करके भोजन को ग्रहण कर लेता है, भीतर की ओर ग्रहण कर लेता है। तो कूटपादों की मदद से वो अपना आकृति बदल लेता है। वो चलता फिरता किसकी मदद से है? कूटपादों की मदद से है। और उसी कूटपाद की मदद से अभी समझाए हैं कि भोजन भी ग्रहण कर लेता है। कौन? अमीबा। तो क्वेश्चन आएगा कि अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है या गति करता है या अपनी आकृति बड़ा या छोटा कर लेता है? तो वो है कूटपादों की मदद से। अब एक चीज और समझिएगा, अमीबा को जब भोजन नहीं मिलता है तो वो अतिरिक्त कूटपाद को खा लेता है, खुद के शरीर के ही हिस्से को क्या करता है? खा लेता है। चाइनीज ब्रांड है, आ रहा बात समझ में? चाइनीज ब्रांड है, अपने शरीर में खा लेता है। कौन? अमीबा। कूटपाद को क्या करता है? वो खाना शुरू कर देता है, मतलब फिक्स रखता है कि हमको यहां तक रखना है, ये बाकी पार्ट को वो खा लेता है खुद भूख लगने पर। तो ये अमीबा का भोजन कौन कौन है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसके भोजन, और क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं, डाइटम होते हैं, अन्य छोटे छोटे एक कोशिक जीव होते हैं जिनमें एक सेल होता है ना, सिंगल सेल वाला एक कोश के जीव को अमीबा क्या करता है? खा लेता है। हाँ, घेर के खाता है। अब खाना उसको यहां दिखा, वो चारों तरफ से उसको घेर लेगा, घेर करके खा लेगा। बहुत छोटा होता है। और मृत कार्बनिक पदार्थ जो मरे हुए मांस वगैरह होते हैं ना, छोटे छोटे मांस, उसको चारों तरफ से घेर के खाता है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो ये अमीबा जो होता है, अब हम लोग पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इंसान भोजन को मतलब कि निगल लेता है, ये क्या करता है? अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, यानी अपने अंदर लेकर के उसको खा पी जाता है। कौन? अमीबा। अंतर ग्रहण करता है, पाचन करता है तथा बहिष्करण करता है। शौचालय नहीं जाता है। कूटपाद की मदद से ही इसका आकार बदलता है। आकार तो मतलब कि निश्चित रहता नहीं है, आकार बदलते रहता है। और आकार बदलने के बाद ये क्या करता है कि ये इसका कोई आकार है नहीं, ये भोजन को अंतर ग्रहण करता है, फिर उसको पचा लेता है, और फिर उसका बहिष्करण कर देता है। शरीर के किसी एक मतलब जगह पर वो एक अस्थायी छिद्र बनाता है, और वो उससे खाना को, जो खाने के बाद जो मतलब कि जो नहीं पचा, उसको बाहर फेंक देता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? भोजन रसधानी में हम ध्यान देंगे। किसके भोजन मतलब रसधानी में? तो अमीबा के भोजन रसधानी में क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और वो कोशिका द्रव का निर्माण करता है। क्या करता है? कोशिका द्रव का निर्माण करता है। कल बताए थे ना? हाँ, वही भोजन रसधानी का मतलब कि निर्माण करता है, और उसमें क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है, ताकि वो खाना को पचा सके। ध्यान रहे, इसका आकार फिक्स नहीं है। मैं दो गो बनाया फोटो, किस चीज का? अमीबा का फोटो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब निश्चित आकार नहीं है कि किस आकार में होगा। ये देखो, ये इसका केंद्रक है। इसने भोजन को क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर के यहाँ लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद पचाने के बाद एक अस्थायी छिद्र का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, और उसको बाहर की ओर निकाल दिया। कौन? अमीबा। कहां से खाया? इसके पास मुंह है? नहीं, ये कूटपादों की मदद से भोजन को घेर लेता है, और उसका अंतर्ग्रहण कर पाचन करता है, उसके बाद बहिष्करण कर देता है। आगे बढ़ेंगे। भोजन रसधानी में इसका क्या बनता है? एंजाइम, जो कि कहां से मिलता है? इसको कोशिका द्रव से मिलता है। ये देखो, ये भोजन ग्रहण किया, खा पी के फेंक दिया। अब बात करेंगे, ये एक कोशिकीय जीव अमीबा जो कि प्राणी संपोषी है, और एक और जीव जिसे क्वेश्चन आता है, पैरामीशियम की बात करेगा। किसकी बात करेगा?
पैरामीशियम। तो यह भी एक क्या था, प्राणी समपोषी था, और ये भी क्या है, एक प्राणी समपोषी जीव ही है। कौन, पैरामीशियम। इसका आकार मतलब निश्चित नहीं है, आकार निश्चित, अनिश्चित, निश्चित ऐसे होता है जी, हिंदी मेरा कमजोर। आकार क्या होता है, अनिश्चित, जबकि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, निश्चित, एकदम फिक्स होता है। तो यह भी एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, और इसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। और ये चलता फिरता कैसे है, तो अमीबा मतलब कि चलता था कैसे, कूटपादों की मदद से, और पैरामीशियम चलेगा किसकी मदद से, सिलिया की मदद से। इसके पूरे शरीर पे बाल टाइप का होता है, उसी की मदद से ये चलता है। और जब ये चलता है ना, तो उसी चलने की मदद से इसके मतलब कि भोजन इसके पेट में पहुंचता है। चलता किससे है, तो सिलिया की मदद से। अमीबा के शरीर पे कूटपाद होते हैं उसकी मदद से, और ये पैरामीशियम चलता है सिलिया की मदद से। और ये अंतर्ग्रहण के लिए, अर्थात अमीबा में अंतर्ग्रहण के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, जबकि पैरामीशियम में अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान होता है। अब देखेंगे ये क्या करता है, ग्रहण स्थान कोशिका मुख में करता है। कहां करता है, खाना कैसे खाता है, कोशिका मुख से। उसके पास होता है, अमीबा के पास नहीं होता है, लेकिन इसके पास होता है खाने का एक निश्चित फिक्स स्थान। और सिलिया में गति भोजन को अंदर धकेलने में मदद करता है। अभी बोले हैं कि सिलिया जब चलता है ना, तो उसका भोजन जो उसके बगल में होता है, उसके पास दांत थोड़े होता है चबाने के लिए, ऐसे करके रख लेता है, और फिर वो धीरे धीरे चलता है, तो उसका खाना उसके अंदर चला जाता है ऑटोमेटिक, उसको घेर के फिर खा पी करके, जैसे ये पचा के उसका जब खाने के लिए स्थान होगा तो जाने के लिए भी स्थान होगा। कोई दिक्कत समझने में। पैरामीशियम समझ गए, एक कोशिकीय जीव है, ये भी एक कोशिकीय जीव। इसका आकार फिक्स नहीं है, इसका आकार फिक्स है। ये कहां से खाएगा कोई पता नहीं, कहां जाएगा कोई पता नहीं, हेल्प कौन करेगा, कूटपाद। ये कहां से खाएगा मालूम है, कहां से खाएगा, कोशिका मुख से खाएगा, कहां जाएगा वो नहीं बताया हमको, हमको ही नहीं बताया, तुमको क्या बताया। जाने का भी स्थान होगा, मतलब निकालने का। इसको चलने में मदद कौन करेगा, कूटपाद। इसको चलने में मदद कौन करेगा, सिलिया करेगा। कोई दिक्कत। और यही सिलिया में जो होगी ना गति, वो उसके भोजन को अंदर धकेलने में मदद करेगा। कोई टॉपिक समझने में कोई दिक्कत है तो चर्चा करें एक बार। कोई दिक्कत नहीं, कहां पे, हाँ ये वाला दोनों याद रखना है, कम दे। हाँ ये लाइन याद रखना, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु का संश्लेषण कर लेता है स्वपोषण में, और जबकि परपोषण में जीव जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में निम्नीकरण कर लेता है। ये वाला, ये 3 प्रकार समझ गए इधर। ये इसमें तो बस याद रखना, काम देगा, आ जाएगा एग्जाम। आप लोग भी याद रखिएगा। और हम लोग कल मिलते हैं। जीव जंतु तो हम लोग जान लिए कि ये छोटा छोटा जीव था। कल हम लोग ये जानेंगे मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होती है। कल टोटल उसी पे वीडियो रहेगा, और ये शायद फर्स्ट लेसन का कल लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं अपने समय से, तब तक के लिए जय हिंद।